This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से हैं। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स। मीटिंग्स और वोट्स से रिलेटेड जो कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस हैं वो आज हम पढ़ेंगे। सो जनरल मीटिंग्स हो या किसी क्लास ऑफ मेंबर्स की मीटिंग्स हो, उन मीटिंग्स पे ये वाली प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी, जिनमें सबसे पहली है नोटिस। अच्छा, पहले तो नोटिस को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। मीटिंग के नोटिस से मुराद असल में वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट है कि जो हर मेंबर को उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजा जाता है, या जो भी उसने कोई और कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है कंपनी को पाकिस्तान में, तो या फिर उस एड्रेस पे वो नोटिस उसको सेंड किया जाएगा। अब ये जो नोटिस है ये मेंबर्स को किस तरह सर्व किया जा सकता है, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा कि हमने ये चीजें पढ़ ली थी। अगेंस्ट एन एक्नॉलेजमेंट और बाय पोस्ट और कोरियर सर्विस और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस जैसे ईमेल वगैरह और एनी अदर स्पेसिफाइड मैनर। जी बताएं, याद आ गया? अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चीजें डिस्कस की थी हमने। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि जो मीटिंग का नोटिस है इसमें एक तो ये लिखा हुआ होगा, वाज़ेह होगा कि किस जगह पे मीटिंग होनी है, प्लेस, डे लिखा हुआ होगा, मीटिंग का आवर मतलब टाइम लिखा होगा, किस वक्त मीटिंग होल्ड होनी है, और इसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड। इसका मतलब है एजेंडा ऑफ द मीटिंग, स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड के आसान सा इसका मतलब कि एजेंडा यानी मीटिंग की कार्रवाई क्या होनी है, मीटिंग में किन किन टॉपिक्स और मौजूआत के ऊपर डिस्कशन की जानी है। ठीक है, तो ये जो नोटिस है ये हर मेंबर को दिया जाएगा। ऑब्वियसली हर मेंबर से मुराद यहाँ पे है जो एंटाइटल्ड है मीटिंग अटेंड करने के लिए और वोट कास्ट करने के लिए। हर उस मेंबर को नोटिस ऑफ मीटिंग दिया जाएगा। अगर क्लास ऑफ मेंबर्स की मीटिंग हो रही है तो उस क्लास ऑफ मेंबर्स के जितने भी मेंबर्स हैं जो एंटाइटल्ड हैं उनको ये नोटिस दिया जाएगा। इसी तरह हर डायरेक्टर को नोटिस दिया जाएगा मीटिंग का, और इसी तरह टू एनी पर्सन के जो भी एंटाइटल्ड होता है शेयर्स का इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेथ और बैंक्रप्सी ऑफ अ मेंबर। लेकिन इसके लिए शर्त है कि कंपनी को इस एंटाइटलमेंट के बारे में उस बंदे ने बता दिया हो, इन केस ऑफ डेथ लीगल एयर ने बता दिया हो, और इन केस ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ मेंबर जो ऑफिशियल असाइनी है उसने कंपनी को बता दिया हो। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर भी मैं डिटेल से बात कर चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में। कोई बताएगा जी, याद है? अभी जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर डिटेल से बात हो चुकी है। ये जो पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है जी। इसके बाद है जो नोटिस ऑफ मीटिंग है ये कंपनी के ऑडिटर्स को भी दिया जाएगा। जी, तो ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए जी। अब वो कहता है कि ये जो नोटिस है ये उस मैनर में, उस अंदाज से ये सेंड किया जाएगा जिस अंदाज में नोटिस जो हैं वो सर्व किए जाते हैं। अब आप पूछेंगे जी इसका मतलब क्या है, तो आप लोगों से
मालूम करना है कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्विस ऑफ नोटिस। कुछ याद है जी? किस किस तरीके से नोटिस सर्व किए जाते हैं? तो कहते हैं जी, याद आ गया, बहुत शुक्रिया जी आपका ये बताने का कि जी याद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं अगर उसी अंदाज में नोटिस सर्व किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद किसी एक मेंबर को एक्सीडेंटली, इत्तेफाकन कोई एक नोटिस जो है वो नहीं दिया जा सका, तो ये एक्सीडेंटल ओमिशन का मतलब है कि किसी एक मेंबर को नोटिस नहीं दिया जा सका, ओमिट हो गया, मतलब नियतन, इरादतन ऐसा नहीं किया गया, हो जाता है समटाइम्स। तो अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, यानी इत्तेफाकन किसी एक मेंबर को अगर नोटिस नहीं दिया जा सका, या किसी एक मेंबर को नोटिस मिला नहीं है, ठीक है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स हैं वो इनवैलिड हो जाएंगी। ये इसका मतलब नहीं है। जो मीटिंग हुई, मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बिल्कुल वैलिड तस्वुर की जाएंगी कानून के मुताबिक। इसके बाद है फैसिलिटी ऑफ वीडियो लिंक। अनदर पॉइंट कि जो ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वंस अगेन आपसे पूछना चाहूंगा, याद आ गया जी कि वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बारे में जो मेंबर्स एंटाइटल्ड हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था जी। ये देखें वंस अगेन यहाँ पे बोला पॉइंट लिखा हुआ है जी, जिसने 110 लिखा है ये जरा करेक्ट कर लें। ये वाला जो पॉइंट था वो वोटिंग पावर वाला नहीं था, ये था कि वो मेंबर्स जिनकी जानिब से कंपनी के टोटल पेड अप कैपिटल में कम से कम 10% जिनका कंट्रीब्यूशन हो, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो, ठीक है, वो मेंबर्स जो हैं इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, वो मेंबर्स वीडियो लिंक की फैसिलिटी के बारे में कंपनी को डिमांड कर सकते हैं, जो मेंबर्स एक सिटी में रिजाइड कर रहे हो, रह रहे हो। और फिर दूसरी बात है कि नोटिस ऑफ मीटिंग में इस बारे में मेंशन भी किया जाएगा कि अगर कोई इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरने वाले मेंबर्स हैं तो वो फिर कंपनी से डिमांड कर सकते हैं कि इन्हें वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि ये मीटिंग अटेंड कर सकें, ठीक है। अब जो मेंबर्स लोग हैं ये मीटिंग में किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो पार्टिसिपेशन की सूरत क्या हो सकती है, तो ये पर्सनली भी आ सकते हैं जो एंटाइटल्ड मेंबर्स हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए, मीटिंग में पार्टिसिपेशन के लिए पर्सनली भी आ सकते हैं, वीडियो लिंक के थ्रू भी ये शिरकत कर सकते हैं, और प्रॉक्सी के थ्रू भी। प्रॉक्सी का यहाँ पे मैं एक सिंपल सा मतलब आपको बता देता हूँ, डिटेल्ड मीनिंग हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्रॉक्सी मतलब रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा। अगर किसी वजह से एक मेंबर खुद ना आ सके तो वो मीटिंग अटेंड करने के लिए अपना नुमाइंदा भी भेज सकता है, जिसे हम प्रॉक्सी कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल से डिस्कशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। अब मीटिंग के पस मंजर में, मीटिंग के बैकग्राउंड में, मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब ये लफ्ज आता है ना बिजनेस, ठीक है, तो इससे मुराद हम ये लेते हैं कि मीटिंग की कार्रवाई, प्रोसीडिंग। तो अब ये बिजनेस दो तरह के होते हैं। इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, ये वाले जो बिजनेसेस हैं ये हैं ऑर्डिनरी बिजनेसेस, और इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं। इन चारों के अलावा कोई भी और अगर बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा, कोई भी और एजेंडा आइटम डिस्कस की जाएगी मीटिंग में, तो वो फिर स्पेशल बिजनेस कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, इन चारों के अलावा। तो ये चारों जो हैं ये क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस में आने वाले मैटर्स हैं। ये कौन कौन से हैं? नंबर वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिडर करना एनुअल जनरल मीटिंग में, और इसी तरह जो बोर्ड की रिपोर्ट है जिसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट कहते हैं उसको कंसिडर करना, उसके ऊपर गौर करना, और ऑडिटर्स रिपोर्ट,
के ऊपर गौर करना। दूसरा है डिविडेंड की डिक्लेरेशन। तीसरा है कि डायरेक्टर्स का इलेक्शन या अपॉइंटमेंट उन डायरेक्टर्स की जगह पे जो रिटायर हो रहे हैं, तो ये भी ऑर्डिनरी बिजनेस में आने वाला एक मामला है। और इसी तरह ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और इसके साथ साथ उनका जो रेम्यूनरेशन या मुआवजा वगैरह है वो फिक्स करना। तो ये वो चार मामलात हैं, मैटर्स हैं कि जो ऑर्डिनरी बिजनेस में शुमार होते हैं। तो इन चारों के अलावा कोई भी और अगर बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाएगा, कोई भी और मैटर डिस्कस किया जाएगा, कोई भी और एजेंडा आइटम जो है वो अगर डिस्कस की जाएगी तो उसे फिर स्पेशल बिजनेस कहा जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्पेशल बिजनेस के बारे में, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स फॉर स्पेशल बिजनेस। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी में कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है, कोई ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा कोई और मामला जेर बहस लाना है, जिसे मैंने कहा था उसे फिर स्पेशल बिजनेस कहेंगे, तो उसके बारे में फिर एक स्टेटमेंट जो है जिसे नाम दिया गया है स्टेटमेंट, आप यूं कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स फॉर स्पेशल बिजनेस। तो ये स्टेटमेंट जो है नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ फिर अटैच की जाएगी। नेक्स्ट मतलब अटैच की जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर इसमें किसी भी डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट वगैरह हो, कोई मुफाद और दिलचस्पी वगैरह हो इसमें, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो उसको भी फिर वाज़ेह तौर पे लिखा जाएगा कि वो क्या इंटरेस्ट है डायरेक्टर का उस मामले में। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मीटिंग के दौरान किसी एक डॉक्यूमेंट की अप्रूवल रिक्वायर थी, अगर कोई आइटम ऑफ बिजनेस ऐसी है कि जिसमें जनरल मीटिंग के दौरान मेंबर्स लोगों से किसी डॉक्यूमेंट की अप्रूवल चाहिए थी, तो फिर उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कहाँ किया जा सकता है और कब किया जा सकता है, इसको भी फिर उस स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। ठीक है जी, बताएं, बात समझ आ गई? बता दें यार। ओके, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8, ये पास्ट पेपर का एक सवाल है, तो साथ साथ हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी करते हैं, आपको पता है, तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Unique Limited is due to hold its first annual general meeting on 20th April 2018. Under the provisions of the Companies Act 2017, advise the directors with regard to the types of businesses which would be deemed to be a special business, and also discuss additional formalities which are required to be complied with in respect of notice containing special business। तो अभी अभी देखें हमने ये टॉपिक पढ़ा था, अभी अभी, और उसी के ऊपर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। कहते हैं इन केस ऑफ एजीएम all businesses to be transacted shall be considered to be special business other than, अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो चार मैटर्स हैं ये ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाएंगे, और इन चारों के अलावा कोई भी और अगर बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है, मतलब कोई भी और जो मामला है अगर वो जेर बहस लाना है एजीएम में, तो वो फिर स्पेशल बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। और स्पेशल बिजनेस के बारे में हमने पढ़ा था कि जी उसकी जो स्टेटमेंट है वो नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ अनेक्स की जाएगी। ठीक है, जिसमें वो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ होना चाहिए कि वो स्पेशल बिजनेस क्या है, उससे मुतालिक जो ऑल मटेरियल फैक्ट्स हैं रिलेटिंग टू सच बिजनेस वो मेंशन किए जाएंगे। ओके हो गया जी। और अगर उसमें किसी एक डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है तो वो क्या है, उसकी नौयत क्या है, किस हद तक उस डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, तो उसको भी यहाँ पे लिखा जाएगा उस स्टेटमेंट में। और अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था जो कि जिसकी की अप्रूवल लेनी थी,
मीटिंग में मेंबर्स लोगों से, तो फिर स्टेटमेंट के अंदर ये भी स्पेसिफाई किया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट किस वक्त और किस जगह पे इंस्पेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये भी अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसी के ऊपर ये पास पेपर का सवाल भी। आगे चलें जी। प्रिजाइडिंग दी मीटिंग, मीटिंग को प्रिजाइड कौन करता है, चेयर कौन करता है, यानी मीटिंग की सदारत कौन करता है। तो कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चेयरमैन है वो मीटिंग प्रिजाइड करेगा। हर जनरल मीटिंग जो कंपनी की है उसको कौन प्रिजाइड करेगा, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो वो मीटिंग को प्रिजाइड करेगा एज चेयरमैन। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर चेयरमैन नहीं है या मीटिंग का टाइम शुरू हो चुका है, 15 मिनट भी हो चुके हैं और विद इन 15 मिनट्स चेयरमैन साहब प्रेजेंट नहीं है, या प्रेजेंट तो हैं लेकिन वो एज चेयरमैन एक्ट करने के लिए राजी नहीं है, ठीक है। तो इस सूरत में फिर किसी भी डायरेक्टर को जो वहां प्रेजेंट हो उनमें से किसी को भी इलेक्ट किया जा सकता है एज चेयरमैन, ताकि वो मीटिंग को प्रिजाइड कर सके। और अगर कोई भी डायरेक्टर्स वहां प्रेजेंट नहीं है या हैं लेकिन कोई भी डायरेक्टर एज अ चेयरमैन एक्ट करने के लिए अनविलिंग है, तो इस सूरत में फिर जो मेंबर्स वहां मौजूद हैं उनमें से किसी मेंबर को चूज कर लिया जाएगा टू बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, मीटिंग को चेयर करने के लिए, मीटिंग को प्रिजाइड करने के लिए। अच्छा जी, नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर आते हैं अब हम। इस टॉपिक को समझना आपके लिए आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो शेयर कैपिटल का हमने टॉपिक पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये वोटिंग के बारे में हमने डिस्कशन की थी। कौन खुश नसीब है जो जरा बता सकता है कि जो उसे याद है। शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में हमने वोटिंग के बारे में डिस्कशन कर रखी है और वही बातें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। देखिए, जो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है इसमें जो भी एंटाइटल्ड मेंबर्स होंगे मीटिंग अटेंड करने के लिए और वोट कास्ट करने के लिए, तो उन मेंबर्स के पास कितने वोट्स होंगे, तो हमने पढ़ा था कि every member shall have votes proportionate to the paid up value of the shares। ये प्रोपोर्शनेट वाली बात हमने पढ़ी थी, प्रोपोर्शन वाली, ठीक है। यानी जिस मेंबर, जिस शेयर होल्डर की जानिब से जितना कैपिटल कंपनी के शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया गया है उसी तनासुब से उसको नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे। याद आया जी? ये वाला प्रोपोर्शनेट वाला, ठीक है। अलबत्ता एक चीज है कि मीटिंग में जब वोटिंग हो रही होगी तो एट द टाइम ऑफ वोटिंग ये जो फ्रैक्शनल वोट्स है ना वो जो है वो काउंट नहीं किए जाएंगे। फ्रैक्शनल वोट्स मतलब जो पॉइंट में आ जाए, फॉर एग्जांपल 17.5 75.5 इस तरह कर लें, तो ये जो 0.5 है ना ये इनको काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये नोट भी, इस नोट में जो कुछ लिखा हुआ है ये भी हमने शेयर कैपिटल वाले टॉपिक में बड़ी डिटेल से पढ़ा था। वंस अगेन जरा आपको मुख्तसर तौर पर बता देता हूं कि ये जो वर्ड यूज किया गया है प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स, तो यहाँ पे देखें किस मेंबर के पास कितने नंबर ऑफ वोट्स होंगे, इसका इन्हिसार इस बात पे है कि उस एक मेंबर की जानिब से कंपनी के शेयर कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूशन है, उसकी जानिब से कितना शेयर कैपिटल
उसकी तरफ से कंपनी को दिया गया है, रादर देन इक्वल टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो इसकी वजह ये है कि शेयर कैपिटल की मुख्तलिफ क्लासेस हो सकती हैं, और एक क्लास के जो वोटिंग राइट्स हैं वो दूसरी क्लास के वोटिंग राइट से मुख्तलिफ हो सकते हैं। हो सकता है किसी एक क्लास के शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स दिए ही ना गए हों, ठीक है। तो वोटिंग राइट्स एक क्लास के शेयर होल्डर्स के दूसरी क्लास के शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट से मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है जी। इसीलिए, और मैंने वहां पे एग्जांपल भी दी थी, अगर आपको याद आ रही हो, मैंने कहा था हो सकता है आप अगर क्लासेस बनाएं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो क्लास बी वालों को आप हो सकता है यूं कहें कि जी 2 वोट्स पर शेयर, ठीक है। हो सकता है आप एक क्लास सी बना दें और उसमें आप ये डिसाइड कर लें कि जी क्लास सी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, 3 शेयर्स पे 1 वोट मिलेगा, 6 शेयर्स पे 2 वोट्स। तो इसलिए ये जो वोटिंग राइट्स हैं ये मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। आगे चले जी। कहता है जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, इसमें क्या होगा, एवरी मेंबर शैल हैव 1 वोट, ठीक है। तो यहां पे जो कि शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो यहां पे 1 मेंबर 1 वोट। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वोटिंग कितनी तरह की होती है। तो प्लीज याद रखिएगा, वोटिंग 2 तरह की होती है मीटिंग के दौरान। एक होती है वोटिंग बाय पोल और दूसरी होती है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। वोटिंग बाय पोल जो है, इसका मतलब होता है कि पोलिंग के जरिए, मसलन बैलेट पेपर के जरिए वोट कास्ट किया जाना। बैलेट पेपर, आई होप ये अल्फाज आपने सुने हुए होंगे। बैलेट पेपर के जरिए पर्ची दी जाती है जिसके ऊपर टिक करना होता है या स्टैंप करना होता है उसको। तो इस तरह जो वोट कास्ट होता है उसे कहते हैं ऑन पोल, वोटिंग बाय पोल। तो अगर वोटिंग करवाई जाए बाय पोल, तो मेंबर्स खुद भी पर्सनली वोट भी दे सकते हैं, और वीडियो लिंक के थ्रू भी वोट कास्ट किया जा सकता है, और प्रॉक्सी के जरिए भी वोट कास्ट किया जा सकता है, ठीक है, बाय पोल में। और पोस्टल बैलेट के जरिए भी वोट कास्ट हो सकता है। पोस्टल बैलेट का मतलब है कि बैलेट पेपर आप डाक के जरिए भेज दें कंपनी को, बैलेट पेपर के ऊपर टिक करके, यानी चाहे हिमायत में चाहे अगेंस्ट में जो भी आपका वोट था। तो पोस्टल बैलेट का मतलब डाक के जरिए, पोस्ट के जरिए अपना बैलेट पेपर भेज दें, तो इस तरह भी आपका वोट कास्ट हो जाएगा। तो ये है वोटिंग बाय पोल, किस किस तरह ये वोट दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जहां तक ताल्लुक है राइट टू वोट का, तो देखिए जो जो मेंबर वोटिंग राइट्स रखता है, जिस भी मेंबर्स के पास इतने शेयर्स हैं या अदर सिक्योरिटीज जिनकी बुनियाद पे उसको वोटिंग राइट मिले हुए हैं, तो उस मेंबर को वोट कास्ट करने के हक से डिबार यानी मना या रोका नहीं जा सकता। और इस बारे में अगर कुछ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी चाहे लिखा हुआ है, तो उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। यानी आर्टिकल्स के अंदर भी किसी मेंबर को वोटिंग राइट से महरूम करने के बारे में अगर कुछ लिखा हुआ है, उसको मना किया हुआ है, तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि लॉ ये कह रहा है कि जी किसी को वोटिंग राइट से महरूम नहीं किया जा सकता अगर किसी के पास इतने शेयर्स हैं कि वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है कि वो वोट कास्ट कर सकता है। तो वोटिंग राइट से किसी को मना नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। जी बता दें, ये पॉइंट समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद है सिंगल मेंबर कंपनी। अब वो कहते हैं कि मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स
या डायरेक्टर्स के इलेक्शन वगैरह से मुतालिक जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनीज एक्ट की, ठीक है, खासतौर पे जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग को कॉल करने, होल्ड करने वगैरह से मुतालिक जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनीज एक्ट की, उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में यही कंसिडर किया जाएगा कि वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं। कंसिडर यही किया जाएगा कब, अगर जो डिसीजन है वो रेलिवेंट मिनट्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया, मतलब जो भी जिस भी मैटर के बारे में डिसीजन लिया जाना था, अगर इस कंपनी की मीटिंग्स की जो रिलेवेंट मिनट्स बुक बनी हुई है उसमें अगर डिसीजन लिख दिया गया है और उसके ऊपर कंपनी के सोल मेंबर या सोल डायरेक्टर के दस्तखत हो गए, तो बस यही काफी है। बस कंसिडर यही किया जाएगा कि वो तमाम रिक्वायरमेंट्स में कंपनीज एक्ट की जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग कॉल करने या होल्ड करने से मुतालिक बस वो पूरी हो गई है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता सिंगल मेंबर मतलब एक ही मेंबर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। अभी 2-3 मिनट पहले आपको बताया था कि जनरल मीटिंग्स में वोटिंग दो तरह से होती है, वोटिंग बाय पोल और वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। वोटिंग बाय पोल के बारे में तो अभी मैंने बता दिया आपको थोड़ी देर पहले कि वो किस तरह वोटिंग की जाती है। अब आ जाते हैं शो ऑफ हैंड, जैसे कि अल्फाज से ही जाहिर है, शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोटिंग। तो कहता है कि जनरल मीटिंग में अगर कोई रेजोल्यूशन पेश की गई है, ठीक है, मेंबर्स लोगों से उसके ऊपर वोटिंग करवानी है, तो जनरल मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पेश की जाएगी उसके ऊपर वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के जरिए करवाई जाएगी, अनलेस के वोटिंग बाय पोल अगर डिमांड ना कर लिया गया हो। यानी अगर तो ये डिमांड कर लिया गया हो कि जी वोटिंग बाय पोल करवाई जाए तो फिर वोटिंग बाय पोल करवाई जाएगी, वरना रूल यही है कि जो रेजोल्यूशन प्रेजेंट की जाएगी उसके ऊपर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगी, ठीक है जी। अच्छा, डिक्लेरेशन बाय चेयरमैन कहता है कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए अगर मीटिंग में किसी रेजोल्यूशन के ऊपर वोट करवाए गए थे, जुला फिर सुन लीजिए, जनरल मीटिंग में कोई एक रेजोल्यूशन पेश की गई थी, उस रेजोल्यूशन पे वोटिंग करवानी थी और वो वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के जरिए अगर करवाई गई तो उस रेजोल्यूशन का जो डिक्लेरेशन है, यानी ऐलान चेयरमैन की तरफ से जो किया जाएगा कि वो रेजोल्यूशन पास हुई या क्या नहीं हुई, या अगर पास हुई है तो क्या मुत्तफाका तौर पे पास हुई है यूनानिमसली, या किसी एक पर्टिकुलर मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास हुई है, तो इस मामले के बारे में चेयरमैन का जो भी डिक्लेरेशन होगा, जो भी ऐलान होगा उसका, जो भी वो डिक्लेयर करेगा, तो वो डिक्लेरेशन कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा, हतमी और कतई सबूत माना जाएगा इस बात का कि जी मीटिंग में ये करारदाद इस अंदाज से पास हुई है। तो चेयरमैन का जो डिक्लेरेशन है वो कंक्लूसिव एविडेंस है। अब चाहे कोई प्रूफ ना भी हो, अदर प्रूफ, वोट्स की तादाद के बारे में कि कितने वोट्स पड़े थे करारदाद की मुखालफत में या हिमायत में, चाहे वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स वगैरह का कोई अगर सबूत ना भी हो, उसके बावजूद कानून ये कहता है कि चेयरमैन ने जो डिक्लेयर कर दिया ना रिजल्ट, वो डिक्लेरेशन कंक्लूसिव एविडेंस तस्वुर किया जाएगा और उसको दुरुस्त माना जाएगा। इसी तरह अगर मिनट्स बुक में उस डिक्लेरेशन के बारे में जो एंट्री रिकॉर्ड कर दी गई है, यानी मिनट्स बुक में चेयरमैन के डिक्लेरेशन के बारे में जो लिख दिया गया है कि चेयरमैन ने ये नतीजा डिक्लेयर किया था, तो वो जो मिनट्स बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर दी गई है ये भी एक कंक्लूसिव एविडेंस मानी जाएगी, ठीक है जी। अच्छा,
अब वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स के बाद अब आ जाते हैं वोटिंग बाय पोल के ऊपर, जिसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन डिमांड कर सकता है कि जो वोटिंग है वो बाय पोल करवाई जाए। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर शो ऑफ हैंड्स के जरिए एक रेजोल्यूशन के बारे में वोटिंग करवाई गई थी और इस वोटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले या डिक्लेयर होने के मौका पे अगर चेयरमैन खुद चाहे तो खुद ऑर्डर दे सकता है कि जी इसी रेजोल्यूशन के बारे में वोटिंग बाय पोल करवाई जाए। हालांकि पहले उसी रेजोल्यूशन पे शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोटिंग हो चुकी थी और उसका रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, तो उसके बावजूद कानून ने ये इख्तियार दिया कि अगर चेयरमैन चाहे तो खुद से भी ऑर्डर दे सकता है कि उसी रेजोल्यूशन के ऊपर बाय पोल वोटिंग करवाई जाए। और यकीनन ये वो इसलिए ऑर्डर दे सकता होगा कि वो ये समझता होगा कि जनाब इसी टॉपिक के ऊपर, इसी रेजोल्यूशन के ऊपर अगर बाय पोल वोटिंग करवाई जाए तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। तो अगर वो ये मुनासिब समझता है तो कानून ने उसे इख्तियार दिया है कि ठीक है, वो फिर वोटिंग बाय पोल का ऑर्डर दे सकता है। एक बात दूसरा है कि मेंबर्स भी जो हैं वो डिमांड कर सकते हैं, लेकिन कौन से मेंबर्स? कहते हैं जिनके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर है, वो मेंबर्स जो वहां इन पर्सन मौजूद हैं, मतलब खुद मौजूद हैं या वीडियो लिंक के थ्रू मौजूद हैं या उनका प्रॉक्सी वहां मौजूद है, उनमें से किसी का। तो कम से कम 10% वोटिंग पावर वाले मेंबर्स में वो पोलिंग डिमांड कर सकते हैं। तो अगर इन मेंबर्स ने पोलिंग डिमांड की तो इनकी डिमांड पे भी चेयरमैन ऑर्डर देगा कि जी वोटिंग बाय पोल करवाई जाए। अलबत्ता अगर मेंबर्स लोगों ने पोलिंग के लिए, वोटिंग बाय पोल के लिए डिमांड किया है तो ये अपनी डिमांड से विड्रॉ भी कर सकते हैं एट एनी टाइम, यानी गुजारिश सी बात है पोल होने से पहले पहले। इसके बाद है जो वोटिंग बाय पोल है, ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू करवाया जाएगा। और सीक्रेट बैलेट का मतलब यही है कि जी बैलेट पेपर आपको दिया जाएगा और आप उसके ऊपर जो भी वोट देना चाहें टिक करें, यानी कि करारदाद की हिमायत में वोट देना है तो भी, मुखालफत में देना तो भी, तो सीक्रेट बैलेटिंग होगी। ठीक है जी। बता दें यार। तो बाकी यहां से ऑनवर्ड्स वही पॉइंट लिखा हुआ जो अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं। ओके जी। टाइम ऑफ टेकिंग पोल, कहते हैं अगर पोल डिमांड किया गया तो फिर पोलिंग कब करवाई जाएगी। सो याद रख लें, दो मैटर्स ऐसे हैं कि इन दो मैटर्स पे अगर पोल डिमांड किया गया या इन दो में से किसी मैटर पे पोल डिमांड किया गया तो उसी वक्त पोलिंग करवानी पड़ेगी। नंबर वन, अगर चेयरमैन के इलेक्शन के बारे में पोल डिमांड किया गया कि चेयरमैन का जो इंतखाब है वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए ना करवाया जाए बल्कि बाय पोल करवाया जाए, तो इमीडिएटली फिर जो ही पोल डिमांड किया गया उसी मीटिंग में फिर पोलिंग करवानी पड़ेगी। इसी तरह अगर मीटिंग को एडजर्न करने के बारे में डिमांड, मीटिंग को एडजर्न करना था, मतलब ये है कि मुलतवी करना था, मतलब ये है कि काफी टाइम हो चुका था, मीटिंग जारी थी और अब मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कुछ लोग कहना शुरू हो गए यार बस कर दें, मीटिंग को, बाकी मीटिंग को एडजर्न कर देते हैं, बाकी मामलात एडजर्न मीटिंग में देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कुछ अदर आवाजें आ रही हैं कि नहीं नहीं, इतनी देर जब हो गई है तो फिर बाकी भी अभी हम कर लेते हैं, एक ही दफा मीटिंग खत्म करके उठते हैं। तो अब अगर डिफरेंस आ गया है
मीटिंग को एडजर्न करने या ना करने पे, तो इसका फैसला भी फिर आप वोटिंग के जरिए करवा लें। और अगर ये वोटिंग बाय पोल होनी है तो फिर इमीडिएटली ये वोटिंग करवाई जाएगी। तो ये दो मैटर ऐसे हैं जिन पे जो ही पोल डिमांड किया गया उसी वक्त फिर पोलिंग करवाई जाएगी। अलबत्ता इन दो के अलावा किसी भी और मैटर पे अगर पोल डिमांड किया गया है तो वो पोल कब करवाया जाएगा? जिस दिन ये पोल डिमांड किया गया ना उससे ऑनवर्ड्स 14 डेज के अंदर अंदर फिर ये पोलिंग करवाई जाएगी। इन 14 डेज में किस दिन को कहते हैं? जो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग मुनासिब समझे, जो वो डायरेक्शन दे। और जब पोलिंग हो गई है तो चेयरमैन, यानी इसका रिजल्ट पोलिंग का कैसे अनाउंस किया जाएगा, उसके बारे में ये प्रोविजन है कि जब पोलिंग हो गई, वोटिंग हो गई बाय पोल, तो अब बारी है वोट्स को स्क्रूटनाइज करने की। तो चेयरमैन या चेयरमैन का नॉमिनी, मतलब उसका कोई नामजद नुमाइंदा, एंड जिन मेंबर्स ने पोल डिमांड किया था उनका नुमाइंदा, तो दोनों पार्टी की तरफ से ये लोग बैठेंगे और वोट्स की स्क्रूटनी होगी, मतलब छानबीन होगी। इसमें काउंटिंग भी आ गई, स्क्रूटनी के अंदर ये भी आ गया कि जी कौन से वोट्स दुरुस्त कास्ट हुए हैं, कौन से रिजेक्ट हुए हैं। इस अमल को कहते हैं स्क्रूटनी। ठीक है, तो वोट्स स्क्रूटनाइज किए जाएंगे इन अफराद की मौजूदगी में, और फिर चेयरमैन साहब जो हैं वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे। और चेयरमैन के पास ये इख्तियार भी है कि वो पोल को किस तरह रेगुलेट करे, किस तरह ये पोलिंग कंडक्ट की जाए, इसका फैसला करने का इख्तियार भी चेयरमैन को दिया गया। ठीक है, और इसी तरह ये पोलिंग का जो रिजल्ट है इसको डिसीजन ऑफ मीटिंग माना जाएगा। यानी जिस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग हुई थी, वोटिंग बाय पोल, तो कहा जाएगा उस रेजोल्यूशन के बारे में मीटिंग का ये फैसला है। जो पोलिंग का रिजल्ट है वो मीटिंग का डिसीजन माना जाएगा। जो पोलिंग का रिजल्ट है वो मीटिंग का डिसीजन माना जाएगा। किस मामले में मीटिंग का डिसीजन? ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच द पोल वाज टेकन। ठीक है जी। तो ये वोटिंग के बारे में हमने सारी प्रोविजंस पढ़ ली, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय पोल। और अब ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, ये डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 इस वक्त आपके सामने पास्ट पेपर का सवाल है, जरा देखते हैं। On declaration of the result of voting in the AGM by the chairman of AS Limited, जो कि पब्लिक कंपनी है, कुछ शेयर होल्डर्स ने पोल डिमांड किया, जबकि चेयरमैन ने रिफ्यूज कर दिया कि जी पोलिंग के लिए वोटिंग नहीं हो, और उसने शो ऑफ हैंड्स के लिए वोटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर भी कर दिया। अब रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक जरा ये तो बताएं कि हाउ वुड यू असेस वेदर और नॉट द चेयरमैन्स डिसीजन ऑफ नॉट होल्डिंग अ पोल वाज वैलिड। ये तो चेयरमैन का फैसला था कि जो उसने इनकार कर दिया कि वोटिंग बाय पोल नहीं करवानी, क्या ये दुरुस्त था या गलत था, ये वैलिड है या नहीं? एक तो इसका जवाब देना है। दूसरा कि एक्सप्लेन वेदर द चेयरमैन कैन डिले द होल्डिंग ऑफ पोल टू अ डेट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ एजीएम। तो सवाल के पहले हिस्से के जवाब की तरफ आते हैं। देखते हैं जी। देखें, हमने आज ही के लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर तो मीटिंग में वो मेंबर्स हैं कि जिनके पास, मेंबर्स में से वो मेंबर जिनके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर है, तो वो डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर तो ऐसे मेंबर्स ने डिमांड की थी वोट बाय पोल की जिनके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर थी, तो इस केस में तो फिर जो चेयरमैन साहब का डिसीजन है वो इनवैलिड होगा। ठीक है, और अगर 10% से कम उनके पास वोटिंग पावर थी तो फिर उसका जो डिसीजन था वो ठीक था।
अच्छा, अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या था? क्या चेयरमैन साहब के पास ये इख्तियार है कि वो वोटिंग बाय पोल को डिले कर सकते हैं? तो अभी हमने पढ़ा, जी हाँ, बिल्कुल वो वोटिंग बाय पोल को डिले कर सकते हैं, लेकिन जिस मीटिंग में पोल डिमांड किया गया था उस मीटिंग की डेट से ऑनवर्ड्स 14 डेज तक के लिए, 14 डेज के अंदर अंदर मतलब पोलिंग करवानी होती है। तो अप टू 14 डेज, अप टू 14 डेज चेयरमैन पोलिंग डिले कर सकता है, up to 14 days from the day on which it is demanded for all matters, सिवाय दो मैटर्स के। इन दो मैटर्स के अलावा वो पोल को डिले कर सकता है। हाँ, ये वो दो मैटर्स हैं कि जिन पे जो ही पोल डिमांड किया गया तो पोलिंग उसी वक्त करवानी पड़ेगी। वो दो मैटर्स कौन से थे? अभी हमने पढ़े, ऑन द इलेक्शन ऑफ अ चेयरमैन द पोल शैल बी टेकन फोर्थविथ, फोर्थविथ का मतलब फौरी तौर पे। और दूसरा मैटर है ऑन अ क्वेश्चन ऑफ एडजर्नमेंट, कि मीटिंग एडजर्न की जाए कि ना की जाए, तो इस पे भी फिर पोलिंग फौरी तौर पे करवाई जाए। जी बता दें, ये समझ आ गई डिस्कशन जो अभी हमने की है बच्चों? कम ऑन। ओके जी, एक और पास पेपर का सवाल है, ये जरा अभी क्लास में हम डिस्कस करते हैं। आप लोग पढ़े जरा स्टेटमेंट, अभी क्लास में प्रैक्टिस करते हैं इसको, जरा पढ़ें इसको, पूरे सवाल को पढ़ें। जी बच्चों, पढ़ लिया सवाल? चले फिर, जो पहला पार्ट है उसका जवाब क्या होगा? व्हाट कंडीशंस वुड ही नीड्स टू सेटिस्फाई इफ मिस्टर शकील विशेस टू रिक्वेस्ट फॉर अ पोल? जी बताएं, कौन बताएगा आप लोगों में से? जी बिल्कुल, ये देखें, हमने अभी पढ़ा कि जी पोल बिल्कुल डिमांड कर सकते हैं अगर मीटिंग में वो मेंबर्स हैं कि जिनके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि एक्सप्लेन वेदर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू oblige him if he wishes to satisfy himself about the validity of the results। तो वोटिंग बाय पोल के रिजल्ट की वैलिडिटी को कैसे मेक श्योर किया जाए? तो अभी हमने पढ़ा था कि ये देखें, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो यही देखिएगा, आगे जवाब में लिखा हुआ होगा, ठीक, ये देखें जी, ओके हो गया। तो इस तरह मिस्टर शकील को जो है वो सेटिस्फाई किया जा सकता है वोटिंग बाय पोल के रिजल्ट से। जी बता दें, समझ आ गया? चल, सब लोग बाकी भी ओके हो गया, गुड हो गया, चले ठीक है। अच्छा जी, यहां तक हमारा आज का लेक्चर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।